आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 18 अगस्त 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। मुलाकात से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को दिया डबल झटका, कहा क्रीमिया भूल जाओ और नाटो की ख्वाहिश भी छोड़ो। इराक ने किया बड़ा ऐलान, सितंबर तक बगदाद और एन असद बेस से हटेगी अमेरिकी फौज। नेतन्याहू को ट्रंप का खुला सपोर्ट, हमास को तबाह करने का दिया ग्रीन सिग्नल। गजा सिटी पर इसराइल करने वाला है सबसे बड़ा जमीनी हमला, 1 लाख फौजी बुलवाए, हजारों फलस्तीनी घर छोड़कर भागे। इनके अलावा भी हैं कई और अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि क्रीमिया को भूल जाओ, नाटो में भी मत जाओ। मतलब लो जी, यूक्रेन को तो ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया है कि वो रूस से क्रीमिया वापस लेने या नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, ज़ेलेंस्की अगर चाहें तो रूस के साथ जंग फौरन ख़त्म कर सकते हैं। ये उनका पोस्ट है। लिखा है कि क्रीमिया अब कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा और यूक्रेन का नाटो में जाना नामुमकिन है। ये बयान, ये पोस्ट उस वक्त सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप आज व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोप के बड़े लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ ये मीटिंग चल रही है। मीटिंग की फाइनल अपडेट्स आनी अभी बाकी हैं, इसीलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ने जो लाल लकीरें खींच दी हैं उससे साफ है कि ज़ेलेंस्की को प्रेशर में लेकर ही अपनी बात मनवाए जाने का पूरा प्लान तैयार है। यूक्रेन लंबे वक्त से नाटो की मेंबरशिप की चाहत रखता है, मगर रूस इसकी सख्त मुखालफत करता है कि नाटो में ये नहीं जाएंगे। जून में नाटो समिट के दौरान हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन, जो पुतिन के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि नाटो का यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं है और मेरा काम इसे ऐसे ही रखना है कि वो कभी इसका हिस्सा बनने ना पाए। नाटो की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि यूक्रेन पार्टनर है, मेंबर नहीं। इसका मतलब ये है कि नाटो या नाटो के साथ मिलकर काम तो कर सकता है यूक्रेन, लेकिन अलायंस की सिक्योरिटी की गारंटी उसे नहीं मिलेगी। ये गारंटी उस पर लागू नहीं होती। इस बीच याद रहे कि क्रीमिया 2014 से रूस के कब्जे में है, जब रूस की सपोर्टेड फोर्सेस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन बार बार कहता है हमें हमारा इलाका वापस चाहिए, क्रीमिया हमारा है। पुतिन कहते हैं ये तो हमारा ही था, तुम्हारे पास चला गया तो हमने ले लिया। पुतिन अपना दावा ठोकते हैं, पुतिन का कंट्रोल है, कब्जा भी है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि क्रीमिया को भूल जाओ मियाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें सपोर्ट करते करते, अब हमारी बात मानो। ज़ेलेंस्की आज फंस गए वॉशिंगटन जाकर। तो क्रीमिया से रूस की फौज नहीं निकलेगी, लेकिन इराक से अमेरिका ज़रूर निकलेगा। हमने कल भी खबर आपको बताई थी, आज अपडेटेड है। इराक ने ऐलान किया है कि सितंबर तक बगदाद और एन असद बेस से अमेरिकी फौजी निकल जाएंगे। इराकी हुकूमत ने कहा है कि बगदाद और अल अनबार सूबे के एन असद एयरबेस से अमेरिका की अगुवाई वाला फौजी गठबंधन यानी यूएस लेड कोएलिशन सितंबर के आखिर तक हट जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सुडानी इराक के और उनके एडवाइज़र हैं हुसैन अलावी ने ऑफिशियल इराकी न्यूज़ एजेंसी INA को बताया कि ये फैसला इराक और गठबंधन मुल्कों के दरमियान यानी कोएलिशन कंट्रीज़ के दरमियान एक समझौते के तहत दिया गया है। अलावी ने कहा कि हुकूमत अपनी फ़ौज को मजबूत करने और कोएलिशन मिशन को ख़त्म करके इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप यानी दो तरफ़ा मिलिट्री समझौतों में बदलना चाहती है। अब रिश्ता सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि सियासी, माशी यानी इकनॉमिक और तहजीबी ताल्लुकात पर भी बेस्ड होगा। याद रहे कि ये फ़ौजी कोएलिशन दरअसल दाइश यानी कि IS के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर इराक में मौजूद है। अब IS लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इराक की हुकूमत कह रही है कि अमेरिका वाले बाबू मेरा गाना बजाओ और अपने घर जाओ, हम अपने ये पछड़े को निपटा लेंगे, जितने ये IS वाले रह गए ख़त्म कर देंगे मैंने, तो आप जाइए, अब जहमत ना उठाइए। खैर बढ़ते हैं आगे।
बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का खुला साथ मिल गया और हमेशा मिला ही रहता है। उसने कहा है ट्रंप ने कि हॉस्टेज तभी घर लौट पाएंगे जब हमास तबाह होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर पूरा समर्थन दिया है, पूरा सपोर्ट दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, बाकी बचे होस्टेजेस की वापसी सिर्फ तब मुमकिन है जब हमास का सामना किया जाए और उसे तबाह कर दिया जाए। जितनी जल्दी ये होगा उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये बयान ट्रंप का ऐसे वक्त पर आया है दोस्तों, जब इसराइल के अंदर ही सीज फायर की मांग को लेकर बड़ी तादाद में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल रात ही 10 लाख से ज़्यादा इसराइली नेतन्याहू के जंग बढ़ाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। 10 लाख से ज़्यादा इसराइली। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में नेतन्याहू और उसके मुखालिफ लोगों को सीधा चैलेंज देते हुए लिखा, प्ले टू विन और डोंट प्ले एट ऑल। ये जुमला नेतन्याहू को शह देता है कि जिस तबाही के खेल में तुम उतर चुके हो, अब उसे जीत कर ही दम लेना, उस तबाही को मुकम्मल करके वापस आना। कितनी हैरत की बात है ना, यही आदमी अमन कायम करने के लिए नोबेल प्राइज मांगता घूम रहा है और यही जंग को और तेज करने को हरी झंडी दिखा रहा है, जबकि दुनिया कह रही है कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है। इसराइल का गजा सिटी पर ज़मीनी हमला बेहद नज़दीक है और इससे पहले ही फ़लस्तीनी घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं। इसराइल के ग्राउंड ऑफेंसिव के डर से हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घर छोड़कर गजा सिटी के मशरक़ी इलाकों से मगरिब और जुनूब की तरफ हिजरत करने लगे हैं। इन इलाकों पर लगातार इसराइली बमबारी हो रही है। इसराइल की गजा सिटी पर कब्ज़े की प्लानिंग ने न सिर्फ दुनिया भर में बल्कि इसराइल के अंदर भी बेचैनी बढ़ा दी है। इसराइल के अंदर दसियों हज़ार इसराइली सड़कों पर उतर आए और जंग ख़त्म करने के साथ ही गजा में कैद बचे हुए 50 इसराइली हॉस्टेजेस की रिहाई के लिए डील करने की मांग की। इधर इस ताज़ा हमले की तैयारी ने मिस्र और कतर के मीडिएटर्स को भी और ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। काहिरा में हमास के साथ चल रही बातचीत से जुड़े एक सोर्स ने कहा, ये आखिरी कोशिश साबित हो सकती है। फ़िलहाल आज ये कतर और मिस्र ने हमास को सीज़ फायर पर एक नया प्रपोज़ल दिया है, जिसके जवाब का इंतज़ार सभी को है। ये प्रपोज़ल कहीं आखिरी प्रपोज़ल ना बन जाए, क्योंकि गजा सिटी पर कब्ज़े का जो ऐलान है वो धमकी भी हो सकती है प्रेशर मेंटेन करने की। और हकीकत ये है कि नेतन्याहू समेत तमाम ज़ायनियों को फ़लस्तीन का एक एक ज़र्रा चाहिए। न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि जॉर्डन, सीरिया और मिस्र और इसके अलावा सऊदी अरब के भी इलाके। आजकल ग्रेटर इसराइल का भी तो चुका चल रहा है, जिसका जिक्र नेतन्याहू ने किया। उसे पूरी दुनिया में शर्मसारी उठानी पड़ी, ये अलग बात है, लेकिन उन्हें शर्म से क्या वास्ता। बढ़ते आगे, ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया जिससे इसराइल चिढ़ गया और उसने भी एक कदम उठा लिया। ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में सदा बुलंद की। कहा कि अगले महीने सितंबर में जो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग है, उसमें हम फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर सकते हैं। इसराइल आग बबूला हो गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि नेतन्याहू की कोalition गवर्नमेंट में शामिल एक MK मेंबर ऑफ नेसेट या कैनेसेट, दोनों तरीके से इसे बोला जाता है। कैनेसेट वाले नेसेट सिखाने लगते हैं, नेसेट वाले कैनेसेट, खैर हम सीखे हुए हैं, दोनों बोल देते हैं। तो मेंबर जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ का सांसद समझ लीजिए, रुकने पार्लिमान, उसे ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नफरती है। बेन ग्विर और स्मोट्रिच अकेले नफरती नहीं है, इसराइल में नफरती भरे पड़े हैं इस हुकूमत में। यह है ही नफरतियों की हुकूमत, ये कहा जाता है। तो एक नफरती जो MK था, उसे वीज़ा देने से इनकार किया ऑस्ट्रेलिया ने कि ये पूरे गज़ा को कब्जाने और फ़लस्तीनियों को खदेड़ने की बात करता है। इस ग्राउंड पे हम इसे अपने मुल्क में नहीं आने दे सकते, हमारा मुल्क तो मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। ये रहा नफरती। और फिर आज़ाद फ़लस्तीन की सदा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बुलंद की, तो ये चिढ़ गए। अब क्या किया, इसराइल ने बड़ा मूव चला, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट्स में से कुछ के वीज़ास रिवोक कर लिए। वीज़ा ख़त्म, जाओ अपने घर जाओ।
ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट्स, राजनयिक, कौन, जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी से जुड़े हैं, जो रमल्ला में बैठते हैं, उनके वीज़ा रमल्ला में, कि आज़ाद फ़लस्तीन की रियासत की जो सदा बुलंद हुई, तो वहाँ रमल्ला में बैठते। गज़ा तो नहीं बनेगी दारुल हुकूमत, अभी तो रमल्ला है। हालांकि पूर्वी यरूशलेम ही जो है वो दारुल हुकूमत बने, ऐसा हर फ़लस्तीनी चाहता है, लेकिन रमल्ला में अभी सब कुछ है, सारे दफ्तर। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट्स बैठते हैं, उनमें से कुछ के वीज़ास को रिवोक कर लिया। ये इन्होंने कांड किया है। इसके अलावा मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। तो इस वीज़ा रद्द करने के अलावा जो सिचुएशन गज़ा में है वो ये है कि WFP ने जो कहा है वो इस ग्राफिक प्लेट में देख लीजिए। एक लंगर खाना है, खाली खाली बर्तन है, हर कोई चिल्ला रहा है, पहले मुझे खाना मिल जाए, अम्मा भूखी हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं तो वो कहते हैं बच्चे भूखे हैं। 500,000 पीपल इन गज़ा ऑन द ब्रिंक ऑफ फेमाइन। लगभग 5 लाख लोग गज़ा के चौखट पर खड़े हैं भुखमरी के। 5 लाख लोग। ये मदद जो पहुंच रही है ना ज़मीन और आसमान से, ये नाकाफ़ी है, लेकिन पता है पहुंचनी कब शुरू हुई है? जब हालात वर्स्ट हो चले थे, जब पता था लाखों लोग भूख से मारे जा सकते हैं, ओहो हो ये तो हमारे ऊपर हिटलर जैसा इल्ज़ाम लग जाए, तब जब सिलाई उधड़ गई ना, तब जाकर इन्होंने मदद जाने देने का इसराइल ने जो है हुक्म दिया। कोई नहीं भेज सकता, वॉर जोन में मदद कोई नहीं भेज सकता, जो जंग लड़ रहे हैं उनकी मर्ज़ी के बिना। ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है, इसे पढ़ लीजिएगा। खैर, तो जब इजाज़त दी इसराइल ने तब मदद पहुंची, और कब दी? जब लोग मरने वाले, लेकिन कितनी लिमिटेड। तो अब भी 500 मिलियन लोग, 5 लाख लोग एट द ब्रिंक ऑफ फेमाइन, भुखमरी की कगार पर हैं। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP ने ये अनाउंस किया है संडे को कि 5 लाख लोगों की हालत बुरी है, इन सबको फ़ौरन खाना चाहिए। और जो कुछ भी आ रहा है, समझे, जो कुछ भी आ रहा है वो 47% भी नहीं है डेली टारगेट्स का। इसराइल के चीफ रब्बी नेतन्याहू को एक एथिस्ट कह रहे हैं। इसराइल का चीफ रब्बी, जो उनका मेन धर्म गुरु है, कह रहे हैं कि नेतन्याहू नास्तिक है, वो किसी धर्म में यकीन नहीं रखता, न यहूदियत में न किसी और में। और चीफ रब्बी जो है वो यित्ज़ाक योसेफ हैं। उन्होंने जो है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लॉ मेकर्स और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू दोनों पर गुस्सा निकाला। और ये इनकी जो वजह है वो यही है कि वो जो कट्टर वाले यहूदी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो फ़ौज में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये फ़ौज में भरना चाहते हैं, IDF और नेतन्याहू, इसलिए ये भड़के हैं। वेस्ट बैंक में यह हाल है। मैं आपको क्लोज करके स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये सारी भेड़ें हैं, और ये भेड़ें हैं सेटलर्स की, और इन सेटलर्स ने भेड़ें छोड़ दी हैं फ़लस्तीनियों की ज़मीन, उनके खेतों पर। अब वो इनकी फसलें खा रही हैं। अब जब जिसने कर्जा लेकर फसल लगाई होगी वो कर्ज कहाँ से चुकाएगा? तो वो छोड़कर इस इलाके को चला जाएगा। ये एक पॉलिसी है जो काम करती है। फ़लस्तीनियों के साथ मसला ये, वो जाएं तो जाएं कहाँ? हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर बिहार यूपी में किसी की फसल डूब गई, वो किसान था और उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया, तो वो बड़े शहरों में जाएगा, दिल्ली मुंबई जाएगा और वहाँ मजदूरी करेगा। वहाँ मजदूरी ज़्यादा मिलती है, और वो थोड़ा गांव भेजेगा, थोड़ा खर्चा करेगा। लेकिन क्या है इनके पास? ये वेस्ट बैंक वाले कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ इस जुल्म से सामना होगा, इन उग्रवादियों से सामना होगा। ये सेटलर्स जो हैं, ये अकरबा है वेस्ट बैंक में, नाब्लुस के करीब, वहाँ ये सब हो रहा है। अच्छा, फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सर्बिया ने इसराइल के साथ इस दौर में जब चारों तरफ थू-थू हो रही है, तब 1.63 बिलियन की एक डील साइन की है सर्बिया ने। और डील भी किस चीज़ की है? हथियारों की। एल्बिट सिस्टम जो है इसराइल की कंपनी, आपने अपने यहाँ भी कहीं सुना होगा। तो 1.63 बिलियन की डील इन्होंने की है उससे। इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन सब के बीच। ये एल्बिट को पैसा देंगे सर्बिया वाले, वो उसी पैसे से फिर कुछ और ख़रीदेंगे, अपने हथियार
इन्हें बेचेंगे, बाहर के हथियार अपने यहाँ लाएंगे, बम लाएंगे भारी की और गिराएंगे कहाँ आपको पता है। ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान आर्मेनिया पहुंच गए हैं। वो जो ट्रम्प कॉरिडोर वाला माहौल है उस बीच इनकी ये आर्मेनिया विजिट बहुत ही अहम है। अब इसमें क्या क्या होता है वो अपडेट्स रात में या सुबह आएंगी तो मैं उसके बाद आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये विज़िट बड़ी अहम है, ये जान लीजिए, लिहाजा इस पर नज़र बनाए रखेंगे हम भी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा फैसला हो जाए, लेकिन फिर भी ईरान विल बी द डिसीजन मेकर ऑन द एंड ऑफ पोटेंशियल वॉर। ये फिर से कहा गया है। ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं मोहम्मद रज़ा आरिफ, उन्होंने कहा है कि हम कोई जंग नहीं छेड़ना चाहते, बट इन द केस एनिमी इनिशिएटेड इट, इट विल बी ईरान हु विल डिसाइड ऑन हाउ एंड व्हेन टू एंड इट। हम नहीं जंग छेड़ने, हाँ दुश्मन जंग छेड़ेगा तो फिर ईरान फैसला करेगा कि ये जंग कैसे ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी। हमारा जब तक पेट नहीं भरेगा, रूह नहीं भरेगी, तब तक हम झोड़ के मारते रहेंगे और ऐसा बदला लेंगे। फिर वही बात आ रही है, ईरान खुद हमले की बात नहीं कह रहा है, यही कह रहा है कि हम इन्हें बख्शेंगे नहीं। यूएस के एनवॉय लेबनान पहुँचे और उन्होंने इस बार कहा कि लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह के हथियार छीनने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। चलिए अब इसराइल की बारी है। इसराइल को भी जो सीज़ फायर के वक्त समझौता हुआ था उसकी इज्जत और कदर करते हुए उसकी शराइत को पूरा करना चाहिए। टॉम बैरक हैं अमेरिका के एनवॉय, अमेरिका के एलची दूत। वो आज मंडे को जब उन्होंने ये बात कही कि सीज़ फायर के लिए जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर प्रेशर बनाया गया था पहले, वो दोनों माने हिजबुल्लाह और आईडीएफ सीज़ फायर को। हालांकि आईडीएफ से कहा गया था कि उन्हें बाहर निकलना है लेबनान से, लेकिन 5 मेन पॉइंट पर फ़ौज अब भी बनी हुई है लेबनान की ज़मीन पर। लेकिन अब उन्हें पीछे हटना होगा क्योंकि लेबनानी हुकूमत ने अपना वादा निभाते हुए हिजबुल्लाह को निहत्था करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।